प्यारे बच्चों, आज गतिशील आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत साइक्लोट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि साइक्लोट्रॉन को परिभाषित करेंगे। फिर इसके कौन खोज करता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस साइक्लोट्रॉन का क्या सिद्धांत है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह साइक्लोट्रॉन किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस साइक्लोट्रॉन के दौरान जो है हम लोग कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे, वो कैलकुलेशन भी आपको करके बतलाएंगे। साथ ही साथ साइक्लोट्रॉन के क्या उपयोग है इसके बारे में भी आप जानेंगे और साइक्लोट्रॉन की क्या सीमाएं हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन को परिभाषित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से भारी कण बोलने का मतलब हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि को जो है उच्च चाल से त्वरित करने के काम में लाया जाता है। ऐसे उपकरण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन बोलेंगे। जब इसे जो कण है इसकी चाल को हम लोग उच्च करेंगे तो इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 12 mv², और यह जब भी बढ़ेगा उच्च होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, अत्यधिक होगा। इस तरह से यह जो आवेशित कण है जब त्वरित होगा, उच्च चाल से त्वरित होगा, इसके पास ऊर्जा अत्यधिक प्राप्त हो जाएगा तो यह अपने टारगेट तक जो है पहुंच पाएगा, अपने लक्ष्य के पास जो है पहुंच पाएगा। अब देखिए इस साइक्लोट्रॉन के बारे में जो है जो खोज करता है उनका नाम है लॉरेंस और लिविंगस्टन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है 1934 ईस्वी में जो है नाभिकीय संरचना संबंधी जो है शोध कर रहे थे और वहां पर उच्च ऊर्जा वाले कणों की जरूरत पड़ी और इसी दौरान इस साइक्लोट्रॉन का जो है ये खोज किए। बच्चों देखिए साइक्लोट्रॉन की बनावट के बारे में हम लोग आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे बनावट में डी आकार के जो है दो खोखला अर्धवृत्ताकार निर्वातित धात्विक कोष्ठ होता है। आप यहाँ देख रहे हैं यह डी आकार का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और यह भी देख रहे हैं आप जो एक दूसरा डी आकार का दिखाई दे रहा है। ये धातु का बना रहता है, ये दोनों धातु के बने होते हैं, अर्धवृत्ताकार है आप जैसा कि देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये निर्वातित होते हैं। निर्वातित होने का मतलब हुआ इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का गैस, हवा, धूल कण मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो आवेशित कण ये घूमेगा इसके अंदर जो है तो उसका टक्कर न हो, इसलिए इसे निर्वातित हम लोग कर देते हैं। और यह जो डी आकार का दो दिखाई दे रहा है इसे डीज कहा जाता है। इन दोनों डीज के बीच में जो है आप देखेंगे कुछ अंतराल रखा जाता है। ये अंतराल बहुत कम होता है लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतराल रखा जाता है। और इन दोनों डीज को यानी कि D1 और D2 को हम लोग उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, उच्च आवृत्ति AC का मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, उच्च आवृत्ति AC स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी कि एक पोर्शन यहाँ पर रहता है और दूसरा यहाँ पर, ये अल्टरनेट करके जो है प्लस माइनस, फिर ये माइनस ई प्लस, ये होते रहता है। आगे चल के इसके दो अलग अलग डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर उच्च आवृत्ति स्रोत से इन दोनों डीजों को हम लोग जोड़ दिए। साथ ही साथ ये जो पूरा व्यवस्था है ये पूरा व्यवस्था स्टील के बॉक्स में होता है और यह संपूर्ण व्यवस्था जो है साथ ही साथ दो प्रबल विद्युत चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये उत्तरी ध्रुव है, एन का मतलब उत्तरी ध्रुव, एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीच में जो है ये हम लोग का जो बक्सा है या जिसके अंदर हम लोग का डीज रहता है इसको दोनों ध्रुवों के बीच में रखा जाता है और इसके बीच उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहते हैं जिसकी दिशा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग को दिखाया गया है। यहाँ पर देखें हम लोग जो है ये जो एक होल है इसको विंडो बोलते हैं या आप छिद्र बोल सकते हैं। इसी होल के द्वारा जो है आवेशित कण घूमते घूमते, क्यों यह घूमेगा, कैसे घूमेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। घूमते 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 जो है इस विंडो से ये आवेशित कण बाहर निकलकर
और अपने लक्ष्य तक जो है पहुंच जाता है। तो यह है इसकी बनावट। आइए अब हम लोग जो है इसके कार्य विधि के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों, ये कार्य विधि हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। ये D1 है, ये D2 है, यह D1 है और यह D2 है, यानी कि ये दोनों डीज है और इन दोनों डीजों को हम लोग उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टर्मिनल देखिए, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, यानी कि यह ऋणात्मक और ये धनात्मक जो है हम लोग का है। अब देखिए इसके बीच में जो दोनों डीज है इसके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह दोनों डीज जो है पहले वाले डायग्राम के आधार पर ये दोनों डीज चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा गया है। दो ध्रुवों के बीच में यह रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न है ही, और साथ ही साथ यह जो एसी स्रोत हम लोग आरोपित किए हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी इन दोनों डीज के मध्य में जो है उत्पन्न हुआ है, जिसकी दिशा अभी यहाँ पर जो है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, यानी कि इस तरफ होगी। किसकी दिशा? ई की दिशा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई धनावेशित कण को जो है ये केंद्र पर हम लोग लाते हैं। तो केंद्र पर लाएंगे, यह धनावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है? D2 से D1 की तरफ है, यानी कि D1 जो डीज है यह ऋणात्मक है और D2 क्या है? धनात्मक है। और यह जो कण है आवेशित कण, ये धनावेशित आवेशित कण है। विद्युत क्षेत्र के कारण इसके मध्य में जो है ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के कारण जो है वह कण, आवेशित कण जो है त्वरित हो जाता है और त्वरित होकर किसमें प्रवेश कर जाता है? तो ये पहले वाले डीज में प्रवेश कर जाता है। अब डीज में प्रवेश कर गया और त्वरित हो गया, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो है कोई भी आवेशित कण जब उसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? वह वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो जाता है और इस डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो है कोई प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि बंद कोष्ठ के अंदर, धात्विक कोष्ठ के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसलिए जो आवेशित कण इस कोष्ठ के अंदर है, D1 के अंदर है, उस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह धनावेशित जो कण है ये D1 के कोष्ठ के अंदर आ जाता है और अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमकर और यहाँ से और इस सिरे से चलकर और इस सिरे तक आ गया, यानी कि यहाँ से चलकर इधर आया, नहीं, बीच से चलकर इधर आया और यहाँ तक अब यह क्या हो गया है? आ गया है। देखिए हम लोग लिखे हैं T2 समय जब पूरा एक चक्र लगाता है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, कोई भी पिंड है, जब एक चक्र लगा लेता है, एक बार जो है पूरा चक्कर लगा लेगा, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कैपिटल T से दिखाते हैं, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ देखिए आधा चक्र लगाया है, इसलिए T2 समय के बाद से यह धनावेशित कण घूमकर यहाँ से डीज के दूसरी तरफ आ जाता है। अब देखिए बच्चों, यह आवेशित कण घूमकर और ये पहले वाले डीज के इस तरफ, यानी कि यहाँ पर आ गई है। अब देखिए अब फिर क्या होगा? अब फिर से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, अब विद्युत क्षेत्र होगा। अब इसी का हम लोग दूसरा केस ले लिए हैं। आधा समय के बाद से जो है टर्मिनल हम लोग का चेंज हो जाएगा। पहले ये माइनस था और यह प्लस था। एसी जो धारा है उसका नेचर है, आधा समय धनात्मक होता है, आधा समय ऋणात्मक होता है। जैसा कि देखेंगे इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक चक्र होगा, तो आधा समय धनात्मक और आधा समय ऋणात्मक, फिर धनात्मक और फिर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, फिर धनात्मक और फिर ऋणात्मक। तो देखिए आधा समय के यह ऋणात्मक था, अब क्या होगा? आधा समय के बाद से फिर चेंज हो जाएगा। पहले जो धनात्मक था अब वह ऋणात्मक हो जाएगा और जो पहले ऋणात्मक था वह धनात्मक है। यहाँ पर देखिए टर्मिनल हमारा अब चेंज हो गया है, पहले माइनस, तो अब देखिए अब यह हो जाएगा ई प्लस, ये प्लस था तो अब क्या हो गया? यह माइनस, यानी कि अब D1 डीज धनात्मक हो जाएगा और D2 डीज ऋणात्मक हो जाएगा और यह कण पहुंचकर यहाँ आ गया है। कहाँ गया है? अब यह कण यहाँ पर आ गया है। अब देखिए इसके बीच में फिर से विद्युत क्षेत्र होगा, जिसकी दिशा किधर से किधर? तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, इस तरफ होगी। तो जब कण यहाँ पर किनारे आ जाएगा तो इस कण को जो है ये विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरित होगा। त्वरित होने का मतलब इसकी चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ेगी इसकी, यानी कि ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ेगा तो पहले जो पथ की त्रिज्या छोटी थी, अब पथ की त्रिज्या थोड़ी पहले से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी और इस तरह से कण घूम कर जो है
फिर T2 समय के बाद से जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी। जब यहाँ पर पहुँचेगा फिर टर्मिनल चेंज हो जाएगा और फिर यह प्लस और यह माइनस, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर त्वरित होगा तो फिर से ये यहाँ तक आ जाएगा। तो यानी कि त्वरित होगा तो फिर से चाल बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगा। तो फिर अब जो त्रिज्या हम लोग का इतना था, अब त्रिज्या और पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा T2 समय बाद, फिर टर्मिनल चेंज होगा, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगी और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है यह इस कोष्ठ के किनारे आ जाएगा। और जब किनारे आएगा तब यहाँ पर हम लोग का जो है एक छिद्र होता है, एक हम लोग का खिड़की होता है। उस खिड़की के द्वारा जो है ये जो आवेशित कण है इसके पास अत्यधिक चाल हो जाती है। अत्यधिक चाल होगी तो इसका ऊर्जा का मान भी अधिक होगा और विक्षेपक वोल्टेज के द्वारा जो है इसे आवेशित कण को खिड़की के द्वारा यानी कि छिद्र के द्वारा बाहर निकालकर और यह आवेशित कण को जहां भी लक्ष्य होगा, जो टारगेट होगा, वहां तक यह आवेशित कण पहुंच जाती है। इस तरह से साइक्लोट्रॉन जो है काम करता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित कराया जाता है। देखिए बच्चों, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं तब उस पर बल लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं तब उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो चुंबकीय बल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Fm बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B। और जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग परिमाण लिखेंगे चुंबकीय बल का QVB साइन थीटा और Fm बराबर हो जाएगा QVB साइन 90, क्योंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाता है तो साइन 91 तो हो जाएगा QVB और इसको मान लेंगे समीकरण 1। यही चुंबकीय बल जो है आवेश को अर्धवृत्ताकार पथ में गति कराता है। हम लोग लिख सकते हैं यही बल आवेशित कण को अर्धवृत्ताकार, एक डिज की बात कर रहे हैं, अर्धवृत्ताकार पथ में गति कराता है जो उस कण को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अतः Fm बराबर हम लोग लिख सकते हैं FC का मतलब क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल, यह हो गया अभिकेंद्र बल। तो Fm के लिए तो हम लोग निकाले हैं, तो Fm बराबर क्या आया है, Fm बराबर QVB और FC यानी कि अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला आता है mv²/r। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है और आधा डीज के लिए लेंगे तो ये अर्धवृत्ताकार लिखेंगे हम लोग। और यहाँ से देखिए V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा mv/qb। तो इस तरह से ये त्रिज्या हम लोग को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लोग जो है यह त्रिज्या निकालने की, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, तो R बराबर mv/qb और अर्धवृत्ताकार पथ की भी यह त्रिज्या हम लोग की होगी। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक चक्र के लिए जो है आवर्तकाल निकालते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आवर्तकाल किसके लिए, तो एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक चक्र लगाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्र का मतलब हो गया क्या चीज, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है और एक चक्र लगाएगा तो ये परिधि हो जाएगा और परिधि के लिए क्या लिखते हैं 2πr।
और मानते हैं कि कण जो है भी चाल से घूम रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं t बराबर 2πr और बाई क्या आ जाएगा, ये v हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए 2π/v और r का वैल्यू यह है, तो ये r का वैल्यू यहाँ पर लाएंगे हम लोग, तो लिख पाएंगे mv/qv हो जाएगा और v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर क्या नहीं कह पाएंगे 2πm/qv। तो इस तरह से आवेशित कण का जो है आवर्तकाल यहाँ पर प्राप्त हो गया। यह जो आवर्तकाल हम लोग लिखे हैं, इससे दो बात की हम लोग की जानकारी मिलती है। नंबर 1, आवर्तकाल जो है पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। लिख सकते हैं हम लोग आवर्तकाल पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर आर नहीं है, देख रहे हैं हम लोग आवर्तकाल निकाले हैं। और दूसरा चाल भी नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं चाल पर भी निर्भर नहीं करती है। कौन निर्भर नहीं करता है, तो आवर्तकाल भी जो है चाल पर निर्भर नहीं करता है और आवर्तकाल पथ की त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करती है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जो लिखे हैं t बराबर 2πm/qv, इसमें ना v है और ना ही r है। अब आइए हम लोग जो है यहाँ पर इसकी आवृत्ति निकालते हैं। तो देखिए आवृत्ति के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है 1 आवर्तकाल, तो f या n से भी दिखा सकते हैं, तो 1/t यानी कि f = t लिखेंगे तो ये qb ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे qb और ये जाएगा 2πm। तो ये मिल गया हम लोग का साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, यानी कि जो आवेशित कण है उसके लिए आवृत्ति का ये वैल्यू आ गया, ये फॉर्मूला प्राप्त किए। आप देखिए यहाँ पर हम लोग आवेशित कण की ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, तो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाता है 12 mv²। और देखिए r बराबर हम लोग फॉर्मूला जो है निकाले थे mv/qv, तो यहाँ से v बराबर निकालना होगा, तो qbr/m हो जाएगा। ये भी निकाल लिए, v का वैल्यू पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख सकते हैं 12 m और ये वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा q², v² है इसलिए इधर भी स्क्वायर देना होगा, q², b² r² और m²। एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 12 q² b² r² और m और ये ऊर्जा हो जाएगा। देखिए बाहर जो सबसे बाहरी वाला जो त्रिज्या होगा, जो बड़े वृत्ताकार पथ हम लोग का होगा, इस तरह से कण गतिशील था, देख रहे थे इस तरह से था, तो ये जो त्रिज्या यहाँ पर जो कण होगा, यहाँ पर जब कण होगा तो उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा, यहाँ होगा तो इसका ऊर्जा इससे कम होगा, यहाँ होगा उसका ऊर्जा उससे कम होगा। क्योंकि जब कण यहाँ पर हम लोग का रहता है, यहाँ से हम लोग भेजते हैं कण को, तो जब धीरे धीरे आता है तो ये त्वरित होते जाता है, ये चाल का मान अधिक होते जाता है। जब चाल का मान अधिक होते जाएगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी अधिक होते जाएगा, और जब यहाँ रहेगा तब चाल का मान महत्तम होगा, सबसे बाहरी वाला। तो जब यहाँ पर कण रहेगा तब उसकी चाल का मान सबसे अधिक होगा, जब चाल का मान सबसे अधिक होगा यानी कि उसकी ऊर्जा का मान भी सबसे अधिक होगा। और इस तरह से बाहरी वाला कोष्ठ में जब आ जाता है तब एक होल होता है, छिद्र होता है, और इसी से ये कण विंडो के द्वारा जो है बाहर की तरफ निकलकर और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग साइक्लोट्रॉन की सीमाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहली सीमा है, यानी कि इसका लिमिटेशन है, यह अनावेशित जो कण होते हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, इन सभी कणों को जो है यह त्वरित नहीं कर सकता है। जिस भी कण पर आवेश नहीं होगा तो उन सभी कण को यह त्वरित नहीं कर पाएगा, अर्थात अनावेशित कण को जो है यह त्वरित नहीं करता है। दूसरा, जो भी हल्के कण होते हैं उन्हें भी यह त्वरित नहीं करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है, इसका द्रव्यमान
बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी यह त्वरित नहीं कर सकता है। तीसरा देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवेशित कण होते हैं, जब उसकी चाल हम लोग बढ़ाते हैं, तो उसकी चाल को बढ़ाने का मतलब है उसको त्वरित हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इतना अधिक त्वरित नहीं कर पाएंगे जिससे कि उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर यह नहीं हो सकता है। और जो चाल हम लोग बढ़ाते हैं, चाल बढ़ने का कारण यानी कि त्वरित कर रहे हैं, तो चाल के बढ़ने से कण का द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ता है। और यह आइंस्टीन का एक सूत्र है, इसके आधार पर यह जो है कण का द्रव्यमान बढ़ता है। देखिए यहीं पर हम लोग का ये आवेशित कण का चाल है भी, और सी का मतलब प्रकाश की चाल, तो ये भी का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि कण की चाल बढ़ेगी तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, आवेशित कण का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और यह जो m0 है, यह विराम द्रव्यमान है, कण का विराम द्रव्यमान में, यानी कि रेस्ट में है तब उसका द्रव्यमान है। और जब गति करने लगता है, त्वरित करने लगता है, ऐसी स्थिति में कण के द्रव्यमान के लिए हम लोग तो जब इसके चाल को हम लोग बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में आवेशित कण का द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। जब कण का द्रव्यमान बढ़ेगा तो आप फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला पढ़े आप FC, ये हम लोग साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति बोल सकते हैं, तो FC बराबर हो गया, यानी कि C का मतलब साइक्लोट्रॉन, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति QB/2πm। तो देखिए जब द्रव्यमान बढ़ेगा, जब यह बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब आवृत्ति घटेगी, द्रव्यमान के बढ़ने से आवृत्ति घटेगी, तो जब आवृत्ति घटेगी ऐसी स्थिति में अनुनाद की जो स्थिति है वह भंग हो जाएगी, अनुनाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या हुआ, अनुनाद की स्थिति का मतलब हुआ साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति और जो AC स्रोत है उसकी आवृत्ति जब दोनों बराबर बराबर होगा उसे ही अनुनाद की आवृत्ति बोलेंगे। तो AC स्रोत की आवृत्ति को हम लोग मान लेते हैं FA और साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति को मान लेते हैं FC। यानी कि अब देखिए द्रव्यमान के बढ़ने से यह घट रहा है, तब तो यह बराबर नहीं होगा, यानी कि अनुनाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। जब अनुनाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो जो हम लोग डीज लिए थे, देखे थे यहाँ पर 2 डीज लिए थे, D1 और D2, तो यह माइनस यह प्लस था, तो अनुनाद की स्थिति में ही ये माइनस प्लस और फिर यह प्लस और यह माइनस होता है। तो जब अनुनाद की स्थिति रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि आवृत्ति घट बढ़ रही है, देख रहे हैं यहाँ पर m बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जा रही है, तो अनुनाद की स्थिति जब उत्पन्न नहीं होगी ऐसी स्थिति में पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। जब पोलैरिटी चेंज नहीं होगा ऐसी स्थिति में जो आवेशित कण है वह आवेशित कण त्वरित नहीं होगा, और त्वरित नहीं होगा तो डीज का जो भी दीवार है उसे टकरा जाएगा और टकरा कर जो है उसके अंदर गिर जाएगा। इसलिए इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम लोग बढ़ा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, और हम लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि अनुनाद की स्थिति को हम लोग उसको नियत रखते हैं, जिससे कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति और स्रोत की आवृत्ति बराबर बराबर हो तो पोलैरिटी चेंज होगा, तो बीच में यानी डीज के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वह त्वरित कर पाएगा और त्वरित होकर जो है वह उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा और आवेशित कण अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा।